ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या है मज़ा फिर जीने में, तूफ़ान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। नमस्कार मित्रों, यह चंद लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं आज के हमारे मेहमान, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले एवं प्रखर वक्ता डॉक्टर हरेंद्र राय जी के ऊपर, जिनका सारा जीवन तमाम संघर्षों, बाधाओं और विघ्नों से ओतप्रोत रहा है। अपने जीवन का एक ही लक्ष्य सर ने तय किया, जो था शिक्षा और शिक्षार्थी के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया और उसी उद्देश्य से जीवन भर प्रयासरत रहे। आज हम सभी के लिए सौभाग्य एवं हर्ष का विषय है कि ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के मंच पर शिक्षा के जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, अंकित करने वाले समाज सेवी सर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि सनातन धर्म कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, साथ ही माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सदस्य भी हैं। आपको मैं यह बता दूं कि सर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य तो हैं ही, साथ ही साथ वह जिला व मंडल स्तर की विभिन्न खेलकूद संघ के सचिव भी हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी उनका प्रमुख योगदान रहता है। गंगा समग्र संस्थान के माध्यम से गंगा सेवा से भी निरंतर लगे हैं। साथ ही केशव बाल पुस्तकालय के अध्यक्ष के तौर पर गरीब छात्रों के लिए हर साल निःशुल्क पठन की सुविधा मुहैया कराते रहते हैं। आज का विषय जो चुना गया है वह है आत्मनिर्भर भारत और माध्यमिक शिक्षा ग्राम सभा के संदर्भ में। इस पर सर से बढ़िया और कोई व्याख्यान नहीं कर सकता है, ऐसा हमारा मानना है। सर, आप बहुमूल्य प्रतिभा के धनी हैं। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और अपना लेक्चर प्रारंभ कीजिए। आपका हमारे मंच पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आभार, सादर प्रणाम। धन्यवाद। ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण विषय आत्मनिर्भर भारत और माध्यमिक शिक्षा ग्राम व्यवस्था के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान आयोजित करने के लिए ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आप ने इस देश की व्यवस्था से जुड़कर एक महत्वपूर्ण विषय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर आगे बढ़ा, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को आपने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, वह भी विशेष रूप से ग्राम व्यवस्था में इसे कैसे लागू किया जा सकता है, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर, इसके 3 बिंदु हैं: आत्मनिर्भर भारत, माध्यमिक शिक्षा और ग्राम व्यवस्था। बंधुओं, आत्मनिर्भरता का जहां तक प्रश्न है, यह विषय उठा कहां से? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, उसके पूर्व जो हुआ इस देश के साथ, उससे सब लोग सुपरिचित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जो इस देश के गरीब, यतीम, असहाय लोगों के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए जो कुछ होना चाहिए था, वो कतिपय कारणों से नहीं हो पाया। नतीजा ये हुआ कि राजनीति होती रही और लोगों को तमाम अनुदान दे दे करके गरीबी का रोना रोती रही सरकारें, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर हम एक कदम नहीं बढ़ पाए। केवल सहायता, लोन माफी, और धीरे धीरे व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती गई। उसका दुष्परिणाम अभी कुछ दिनों पूर्व विश्व में, उसके साथ साथ अपने देश में जो महामारी का संकट आया, एक विशेष प्रकार का आपातकाल आया, इसमें देखने को मिला
कि लंबे समय से गांव घर छोड़कर बाहर दूर देश जाकर जीवन यापन करने वाले मजदूर, श्रमिक, टेक्नीशियन और निम्न वर्ग ही नहीं मध्यम वर्ग भी जिस परेशानी का सामना किया और चारों तरफ सहायता के हाथ उठे, तो लोगों की असहजता को देखकर शायद प्रधानमंत्री जी के मन में आया कि जब तक यह देश आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक इस संकट से हम उबर नहीं पाएंगे। आत्मनिर्भरता का मेरा मानना है कि संबंध सीधे सीधे आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मगौरव से जुड़ा हुआ है। और जब तक ये सब नहीं रहेंगे, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मगौरव, स्वाभिमान, यह जब आ जाएगा तभी हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे। और ये कैसे आएगा, ये विशेष गुण कैसे आएंगे? शिक्षा के माध्यम से आएंगे। माध्यमिक शिक्षा पूरी शिक्षा व्यवस्था का मेरुदंड है। पूरी शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा ऊपर और नीचे बेसिक शिक्षा, बीच में माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा भी कई कारणों से जो सरकारें आई उन लोगों ने अपने अपने तरीके से माध्यमिक शिक्षा पर नया नया प्रयोग किया। कभी नकल विहीन परीक्षा का माहौल चला, देश में बहुत बड़ी क्रांति आई, माध्यमिक शिक्षा में सुधार की ओर देश अग्रसर बढ़ा। तब तक अचानक सपुस्तक परीक्षा प्रणाली शुरू हो गई, नया प्रयोग हुआ। उससे जो है माध्यमिक शिक्षा में जो सुधार की गति पकड़ी थी वह पुनः जहां थी वहीं आकर पुनः बैठ गई, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। नतीजा ये हुआ कि विशेषकर यूपी की माध्यमिक शिक्षा, यूपी बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा पर लोगों का अविश्वास का संकट गहराने लगा। और उसके परिणाम स्वरूप जब सरकारी विद्यालयों पर अविश्वास का संकट छाया तो तमाम व्यावसायिक शिक्षा केंद्र खुले। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के माध्यम से बड़े बड़े व्यावसायिक घरानों ने बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को खोला। समाज का विश्वास उनके प्रति जुड़ा। क्यों? कि वहां पर लोगों को लगा कि आधुनिक शिक्षा पद्धति, तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां शिक्षा पद्धति दी जा रही है, जो माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड में संसाधन के अभाव के कारण संभव नहीं थी। धीरे धीरे इसमें भी प्रयोग हुआ, टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य की गई। फिर भी समाज का विश्वास जीतने में यूपी बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा सफल नहीं हो पाई। इस कारण भटकाव आया युवा पीढ़ी में। युवा पीढ़ी भी यह सोचने लगी कि हम इसी माध्यम से इंटर कर लिए, बीए कर लें, एमए कर लें, बीएससी कर लें, एमएससी कर लें, और एक लंबी बेरोजगार की फौज बेरोजगारों की खड़ी होती है। बहुत बड़ा संकट प्रदेश, देश के सामने मुंह बाके खड़ा बेरोजगारी का। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि आत्मनिर्भर भारत और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से हम आत्मनिर्भरता में क्या कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए माध्यमिक शिक्षा में की गुणवत्ता में और वृद्धि की आवश्यकता है। और ग्राम के संदर्भ में देखें, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता की वृद्धि शहरों में अपेक्षाकृत ढूंढने से मिल जाएगी, लेकिन ग्राम व्यवस्था जो है वहां का जो स्वरूप है एक अलग प्रकार का है। शहर में जो
विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उनके विद्यार्थी अपेक्षाकृत ग्राम के जागरूक होते हैं, उनके अभिभावक जागरूक होते हैं। विद्यालय के बाद घर पर आने पर कुछ टोका टोकी करके पूछते हैं कि आज क्या पढ़ाई हुई, होमवर्क क्या मिला, नहीं पूरा कर पा रहा है तो उसके लिए ट्यूशन की भी व्यवस्था गार्जियन सक्षम है कर दिया। लेकिन ग्राम व्यवस्था में अध्यापक शिक्षक के साथ साथ अभिभावक की भूमिका का भी निर्वाह करना पड़ेगा और ट्यूटर की भूमिका का भी निर्वाह करना पड़ेगा। केवल सरकारी व्यवस्था दे देने से ही माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर हम नहीं बढ़ सकते। मैं अपने सम्मानित शिक्षक साथियों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने का आग्रह करता हूं। बंधुओं, यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि मानव जीवन मिला और मानव जीवन के साथ साथ सोने पर सुहागा हुआ कि हम शिक्षक बने। यह पूर्व जन्म का सौभाग्य मैं मानता हूं, शिक्षक बनना। और शिक्षक यदि यह सोच ले कि हम नौकरी करते हैं, 10 बजे आए 4 बजे गए, किसी तरह समय बीते, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य और स्वयं के लिए अपमान दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि शिक्षक हम चाणक्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ की परंपरा के पोषक हैं, तो हमें शिक्षक के साथ साथ अभिभावक की भूमिका का भी निर्वाह करना पड़ेगा और ट्यूटर की भूमिका का। उसके घर का क्या सिचुएशन है, क्या होमवर्क जो मैंने दिया, पहले तो दिया कि नहीं दिया, हमने जो आज पढ़ाया विद्यार्थी कितना समझा, इसके लिए क्या मैंने प्रयास किया, प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास किया, दे दिया, तो क्या दूसरे दिन छात्रों से पूरा करके आया, इसके लिए हमें अलग से श्रम करना पड़ेगा। तब जाकर के हमें शिक्षक का वह सम्मान जिसकी हम अपेक्षा करते हैं वो मिलेगा और निश्चित मिलेगा। आज भी मिल रहा है। आज लोग प्रायः चर्चा का विषय बना देते हैं कि शिक्षक का वो सम्मान नहीं है, विद्यार्थी वो सम्मान नहीं करते। लेकिन मेरा मानना है कि जो शिक्षक है उसका वही सम्मान जो हम लोगों ने अपने शिक्षकों का किया, या हमारे पहले के पीढ़ी के लोगों ने जो अपने शिक्षक का सम्मान किया, आज का विद्यार्थी भी शिक्षक का वही सम्मान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि हम ही शिक्षक की भूमिका से विरत हो गए तो आज की युवा पीढ़ी कई मामलों में पूर्व से ज्यादा सचेत है, सतर्क है। इसलिए हमें उसी व्यवस्था के तहत हमें भी बहुत सजग और सचेत रहना पड़ेगा अपने पेशे के प्रति, और विद्यार्थी से आत्मीय संबंध, वात्सल्य जनित भाव स्थापित करके यदि हम विद्यार्थी को अपने आप से जोड़ लेते हैं और उसे आत्मनिर्भरता की ओर प्रारंभ से ही उसके अंदर की प्रतिभा हम परख लिए, वो क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रोफेसर बनने की क्षमता दृष्टिगत हो रही है, या इंटरमीडिएट के बाद ही उसे हम मोल्ड कर दें कि तुम तो टेक्नीशियन हो सकते हो बेटा, तुम्हें ITI करना चाहिए, तुम्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए, और क्योंकि तुम्हारी जो प्रतिभा है उधर, हाँ देख लिया मैंने कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार का खिलाड़ी का गुण है, तो वहीं से यदि कक्षा 10, 11, 12 में ही हम डाइवर्ट करना शुरू कर दें तो हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ी शिक्षा के लिए और समाज के लिए हमारा सहयोग होगा। विद्यार्थी को समझा दे कि तुम अपनी आत्मनिर्भरता को खेल से जोड़ो, खेल में अपार संभावनाएं हैं, नौकरी से लेकर धन अर्जित करने तक सब कुछ हम खेल के माध्यम से, तुम्हारे अंदर वो विशेष प्रकार की प्रतिभा है, गायन है, वादन है, हम उसको उस तरफ से यदि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा के हमारे शिक्षक साथी यदि उसके शिक्षा है क्या, विद्यार्थी के अंदर का जो सद्गुण है उसे बाहर निकाल देना,
प्रकट करा देना और उसका जो दुर्गुण है उसे निकाल के फेंक देना, यही तो है शिक्षा। तो इस माध्यम से यदि मैंने उसे प्रेरित कर दिया तो हम आत्मनिर्भरता की ओर एक दो कदम आगे बढ़ा दिए, लड़का बच्चा प्रेरित हो गया। प्रायः ग्राम के संदर्भ में मैं देखता हूं कि इसी का अभाव है। अभिभावक के पास रोजी रोटी से फुर्सत नहीं, सुबह से शाम बेचारा अथक परिश्रम, चाहे किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, किसी जाति विशेष का हो, लेकिन वह दिन भर डांड लाठ पर घूमते घूमते दिन भर रोजी रोटी कमाने में व्यस्त है। वह केवल किसी तरह प्रवेश करा देता है। कितनी बड़ी भूमिका शिक्षक की बढ़ जाती है। जो बार बार मैं कह रहा हूं, शिक्षक को अभिभावक की भूमिका में आना पड़ेगा। शिक्षक को एक अलग विद्यालय के बाद का जो ट्यूटर होता है उस भूमिका में आना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि बेटा 4 बजे के बाद, विद्यालय के बाद भी मैं 1 घंटा बैठूंगा, तुम आकर के अपनी समस्या का समाधान मुझसे करा सकते हो, तुम्हारी और कोई समस्या हो तो उसका समाधान मुझसे करा सकते हो। इस भूमिका में आने के बाद मनुष्य तो मनुष्य होता है, विद्यार्थी का आत्मीय भाव अपने आप जुड़ जाएगा। विशेष रूप से ग्राम के संदर्भ में जो मेरा मानना है, अभी भी हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्राम्य व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। अभी भी कागज में जो हमारे ग्राम्य अंचल के विद्यालय हैं वो दिखेंगे कि सारी व्यवस्था है, लेकिन मेरा अनुभव है, मैं प्रतिदिन गांव से आता जाता हूं, मेरा अनुभव है कि अभी केवल कागज में वो सारी व्यवस्था है। अभी भी मैक्सिमम ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें बिजली, पंखा, टेबल, कुर्सी ही अगर भरपूर नहीं है तब हम आगे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से हमारा विशेष आग्रह है कि ग्राम्य व्यवस्था के विद्यालयों को विशेष रूप से अनुदानित किया जाए। अभी तक जो मेरा अनुभव है, जो माध्यमिक विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित होते हैं, राजकीय विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों को वेतन के अलावा कोई मानदेय नहीं दिया जाता। जब कोई मानदेय नहीं दिया जाता और गरीबी का स्वरूप खड़ा करके निःशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक और 9 से 12 तक का जो शुल्क है वह भी बहुत न्यून, आज की आधुनिक शिक्षा को पाने के लिए वह शुल्क नहीं के बराबर है। एक तरफ सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय जहां 5,000, 8,000, 10,000 मासिक शुल्क लेकर वर्ष में 1.5, 2 लाख का शुल्क लेकर चकाचौंध व्यवस्था स्मार्ट क्लास चला रहे हैं, उसके कंपटीशन में हमारे गांव के जो सामान्य गरीब परिवार के बच्चे आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। इसके लिए सरकार में बैठे हमारे अधिकारियों को इस पर गहन मंथन करना पड़ेगा कि हम इन विद्यालयों को कैसे विकसित करें, आधुनिक टेक्नोलॉजी उन्हें कैसे मुहैया कराएं, ताकि वे गरीब घर के बच्चे भी वहां से शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर। इस महामारी ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतवर्ष पूरे विश्व में बचा है तो उसे बचाने वाला गांव है इस देश का। कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, भारत किसानों का देश है। यह लंबे समय से कहते आ रहे हैं, लेकिन केवल कहा जा रहा है। जितना करना चाहिए था नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो हम नौकरी करने वाले लोग
7वां वेतनमान पाकर के जिस स्थिति में पहुंच गए, किसान अब तक उस स्थिति में क्यों नहीं पहुंचा? हम नौकरी भी करते हैं, हम खेती भी करते हैं, दोनों का हमें सीधा सीधा अनुभव है और करना पड़ेगा। और त्याग तपस्या पूर्वक जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय को दोगुना करने में लगे हुए हैं, वह सराहनीय है, निश्चित रूप से आदरणीय है। मुख्यमंत्री जी भी किसानों को हर तरह की सुविधा, ऋण माफ करने से लेकर उनको जो कृषि पर उनके खाते में रुपया जा रहा है, बीज निःशुल्क मिल रहा है, यह सब है। लेकिन इसका क्रियान्वयन जिस तरह से 100% होना चाहिए, उससे जुड़े अधिकारियों से मैं विनम्रता पूर्वक निरोध करूंगा। इसे राष्ट्र सेवा मानकर, इसे देश सेवा मानकर, इसे अपनी पूजा मानकर, जैसे हमें जो कार्य मिला है, कृषि रक्षा अधिकारी हैं, हर पैनल पर हर अधिकारी एक एक कदम पर अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक, उन्हें उसको अपनी साधना माननी पड़ेगी। तब जाकर के हमारा गांव और गांव से जुड़ा माध्यमिक विद्यालय से निकला हुआ छात्र आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। और यदि पुत्र वहां से निकलकर आत्मनिर्भर बना तो पूरा परिवार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएगा और प्रधानमंत्री जी की योजना पूर्णतः सफल हो जाएगी। इसके लिए अभिभावक को भी, परिवार को भी बहुत कुछ करना है, शिक्षक को भी करना है और हमारी सम्मानित सरकार को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी संसाधन का बहुत अभाव है। आज की शिक्षा व्यवस्था जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उसमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। विकास का बहुत ज्यादा धन सीधे ग्राम प्रधान को मुहैया कराया जा रहा है, यह सराहनीय बात, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन यह कहने की आवश्यकता नहीं है। हर लोग इसको अनुभव करते हैं। यदि जितना धन गांव सभाओं में जा रहा है, यदि उसका 100% सदुपयोग हो जाए तो लोग शहर छोड़कर गांव में बस जाएंगे। मेरा मानना है यदि उतना धन का सदुपयोग हो जाए तो लोग शहर छोड़कर, जो गांव बेचकर शहर में आ रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, सब लोग पुनः वहीं वापस जाएंगे। जैसे भाग भाग कर बंबई, गुजरात और दिल्ली से लोग गांव आ रहे हैं प्राण रक्षा में, तो मेरा बंधुओं, ग्राम प्रधान बंधुओं से, पूरे देश के ग्राम प्रधान बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना है कि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को देखिए, अनुभव करिए और आप अपने धन का सदुपयोग आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने मतदाताओं पर केंद्रित होइए और धन का सदुपयोग करिए। मेरा मानना है अब वो स्थिति नहीं है। हम लोग विद्यार्थी थे, गांव के प्राइमरी विद्यालय से पढ़कर माध्यमिक विद्यालय में वही गांव में पढ़े और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ा। उस समय का जब मैं कल्पना करता हूं, जब न तो कक्ष थे, पेड़ के नीचे खाद की बोरी पर बैठकर हम लोगों ने जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की, और गुरु जी ने जो आत्मीय भाव से जो डंडा चलाया, वो आज तक भूला नहीं है। और उसी समय की गिनती और पहाड़ा और राम का रूप और अनुवाद ट्रांसलेशन जो था, वही आज तक जीवन में काम देता है। यह सोचना पड़ेगा। गुरुदेव पाकिट से चाकू निकालकर, कलम बनाकर, खत काटकर जो देते थे लिखने के लिए, और आलेख सुलेख की जो परीक्षा होती थी, यह हम शिक्षकों को सोचना पड़ेगा कि क्या उस स्तर तक हम जा रहे हैं, उस स्तर तक हम मेहनत कर पा रहे हैं। सीधा सीधा उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। तो हमें आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करने के लिए उस स्तर पर जाना पड़ेगा।
वह आत्मीयता दिखानी पड़ेगी, तब जाके ग्राम व्यवस्था से जुड़े विद्यालय से जब छात्र निकलेंगे। यहीं पर एक बात यह भी मैं कहना आवश्यक समझता हूं, जो बार बार चर्चा चलती है, तमाम सेमिनारों में चर्चा चलती है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भी चर्चा चलती है गरीबी अमीरी की। बंधुओं, मेरा मानना है गरीबी अमीरी किसी की प्रतिभा को नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। और अभी अभी तत्काल घटना घटी सुशांत सिंह की। अपार धन, वैभव, ऐश्वर्य, शिक्षा, दीक्षा सब कुछ थी, किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक बात की कि वह शिक्षा उस नवयुवक को नहीं मिल पाई कि हम संकट काल में एकाएक मेरे सामने कोई आसन्न संकट आया तो हम अपने आप को कैसे उससे उबारेंगे, यह शिक्षा देनी पड़ेगी। आज प्राय चर्चा चल रही है, कई जगह आत्महत्या की चर्चाएं हो रही हैं, यह भी हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है आज की युवा पीढ़ी के लिए और देश के लिए। अपनी शिक्षा व्यवस्था में जोड़ना पड़ेगा कि हम कैसे संकट काल में अपने को उबारेंगे। संकट काल में उबारने के लिए परिवार ही पहली पाठशाला है। मनुष्य की पहली पाठशाला उसका परिवार है। परिवार में ही उसको तमाम तरह की ठोकर लगते लगते हर प्रकार के संकट को झेलने के लिए बच्चा तैयार होकर नवयुवक बनता था। आज शायद आज के नवयुवकों को, आज के बच्चों को वह परिस्थिति नहीं मिल पा रही है। माँ बाप बच्चा उतना में ही परिवार सीमित हो गया और ऐसा वो पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, जो सीता जी की कोमलता की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, वह स्थिति आज के बच्चों की हो गई। पैदा हुए एसी में ही रह गए, घर के अंदर ही रह गए, सेल्फ डिपेंड, उनको बनने का मौका ही नहीं मिला। हम सारी शिक्षा प्राप्त करके क्या करेंगे? कॉमर्स की पूरी शिक्षा हमने पा लिया, लेकिन बैंक में जाकर हमको खाता खोलने नहीं आ रहा है, बैंक का फॉर्म भरने नहीं आ रहा है, पैसा निकालने नहीं आ रहा। जब तक हम व्यवहारिक शिक्षा नहीं देंगे तब तक हम आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा कहने का आशय है कि यह माध्यमिक शिक्षा पूरा करते करते विद्यार्थी को व्यवहारिक ज्ञान भी कोर्स में परिवर्तन करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप कोर्स में ऐसा परिवर्तन, मेरा मानना है कि आज कृषि आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त है। कृषि से क्यों लोग भाग रहे हैं? किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, किसान को उचित मूल्य मिलने लगे, उसको सारी सुविधा वहां मुहैया हो जाए तो हमारी खेती अभी आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। मैं पर्याप्त खेती करता हूं, हमारा पूरा परिवार अभी उसी से जुड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि आत्मनिर्भरता के लिए यह बहुत बड़ा कदम होगा हमारी सरकार का कि कृषि में और ज्यादा ध्यान केंद्रित करके हमारी युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी का रोना रो रही है वो स्वयं आत्मनिर्भर बन के कई लोगों को रोजगार दे सकती है, लघु उद्योग खोल खोल करके। और इस दौरान, इस महामारी के दौरान कई युवकों ने इसका उदाहरण पेश किया है और बहुत प्रफुल्लित मन से जो कार्य बॉम्बे में, गुजरात में करते थे, दिल्ली में करते थे, वही आकर अपने गांव में, गांव के चट्टी चौराहे पर या पास के छोटे मार्केट में जाकर के वही कार्य अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बनकर अपने पैर पर खड़े भी हैं। तो गांव के संदर्भ में एक समय था जब किसी कवि ने, याद नहीं आ रहा, शायद मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था, हाँ ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है, काशी फल कुसुमांड कहीं है, कहीं लौकियां लटक रही है। क्या अद्भुत दृश्य था। आज कहीं काशी फल कुसुमांड कोहड़ा लौकी मिलवा,
अपने घर पैदा करके खाने वाला किसान जब शहर में आया तो गेट खोलकर दरवाजे से ताली से खरीदने लगा, ठेला से। गांव वीरान हो गया, खर्च बढ़ा, थोड़े में निर्वाह हो रहा था और बड़े में निर्वाह होने लगा। जैसे जैसे खर्च बढ़ा वैसे वैसे परेशानी बढ़ती गई और हम आत्मनिर्भर से क्या हुए, परतंत्र होते गए, कर्ज के बोझ में दबते गए। इससे छुटकारा तभी मिलेगा कि हम पुनः अपनी प्राचीन व्यवस्था को, आधुनिक रहते रहते अपनी प्राचीन व्यवस्था को, अपने प्राचीन संस्कारों को, अपने उसी खेती की व्यवस्था को। जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हमारे पितामह जी कहते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। यह भाव था इस देश में। उत्तम खेती मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी, जो आजकल हम लोग नौकरी कर रहे हैं वो निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, ये भाव था। और आज किसी तरह पीएचडी हम हो गए, उच्चतर शिक्षा लेने के बाद हम लालायित हैं, किसी तरह बाबू बन जा, किसी तरह परिचारक बन जा। इसके लिए अपने अंदर के भाव को, आत्मबल को, आत्मविश्वास को जागृत करना पड़ेगा। और यह कार्य हमारे माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक बखूबी कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों में इस आत्मबल को विकसित कर सकते हैं। लेकिन शिक्षक के साथ साथ अभिभावक बनकर, गार्जियन बनकर उनका, तब जाकर के हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और बंधुओं, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ कहने की इच्छा है। अपने सम्मानित मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सबसे अनुरोध है कि अपने पाठ्यक्रम में, जो हमारे प्राइमरी से ही जो पाठ्यक्रम चला, एक ऐसा हवा बना दी गई कि विद्यार्थी सीधे सीधे पढ़ते 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 उसके मन में आ जा रहा है कि किसी तरह एन केन प्रकार अच्छा नंबर पाकर हम कहीं नौकरी पा जाए। वो सोच ही नहीं रहा है कि हम अपनी इस प्रतिभा का प्रयोग गांव में रह करके कैसे करें। और जब वो कमाने चला जा रहा है बाहर, तो वहां अपने एक मुर्गी के दरबे में, एक कमरे में सिमट के रह जाता। और जो गांव में अगर अपनी व्यवस्था विकसित कर दिया तो उसके साथ 7,500 लोग जी खा रहे हैं। इस व्यवस्था को तब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। और इसके लिए सम्मानित हमारी सरकारों को, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों से बार बार मैं आग्रह करूंगा कि ग्राम्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत को अगर बनाना है तो हमें ग्राम्य व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, चाक चौबंद करना पड़ेगा। और केवल कागज पर नहीं, धरातल पर अपनी योजनाओं को उतारना पड़ेगा। बहुत कई तरह के घून लगे हुए, नीचे से ऊपर तक लगे हुए हैं, उन कीड़ों को मारना पड़ेगा। तब जाकर के प्रधानमंत्री जी का आत्म भारत का स्वप्न साकार हो पाएगा। और मुख्यमंत्री जी जो बार बार दिन रात दौड़कर जो आग्रह कर रहे हैं गांव को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए, उसके लिए सबसे पहले गांव को मजबूत करना पड़ेगा। गांव में जो बड़े विद्यालय हैं उन्हें अनुदान देकर अलग से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके, आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा के, वहां से जब वे नवयुवक आगे बढ़ेंगे तभी यह देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। कुछ बड़े बड़े शहरों से निकले हुए विद्यार्थी यदि आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो वो आंशिक सफलता मिलेगी। जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा और गांव के माध्यमिक विद्यालय से निकले छात्र वहीं से अपनी सोच नहीं बदल देंगे, तब तक हम
आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे और उसमें पूरी व्यापक सफलता भी हमें नहीं मिल पाएगी। मैं ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी को बार बार शुभकामना देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें आमंत्रित किया और मैंने अपना अनुभव गांव से बढ़कर शहर में आते हुए जो मैंने अनुभव किया और आत्मनिर्भर बनकर इंटरमीडिएट का मैं विद्यार्थी था, पिताजी मर गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार की मदद से मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई और उसके बाद ही हम आत्मनिर्भर बन पाए। उसके मूल कृषि थी। वही कारण है कि आज भी हम कृषि से विमुख नहीं हो पाए, आज भी हम विमुख नहीं हो पाए। और हमारा परिवार, हमारा भाई माध्यमिक शिक्षा का विद्यालय संचालित करते हुए 4,500 बच्चों को देखते हुए आत्मनिर्भर बनाने की ओर उन्हें अग्रसर करते हुए भी अपनी लंबी चौड़ी खेती गृहस्थी करते हुए 100-200 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहा है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए मैं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े यहाँ मेरा मकसद किसी की आलोचना करना नहीं, मेरा मानना है कि जिसने जो कार्य मिला है उस कार्य को यह माने कि मेरे पूर्व जन्म का पुण्य है, यह कार्य मुझे मिला, तो इस कार्य को हम पूजा भाव से, साधना की दृष्टि से, उसमें तपस्वी के भाव से लग जाएं तो निश्चित रूप से अपना तो भला होगा ही, समाज का भला होगा, देश का भला होगा। और हमारी युवा पीढ़ी में जो आज भटकाव की स्थिति दिखाई दे रही है, अगर उन्हें प्रारंभ से प्रेरित किया गया तो वो प्रारंभ से आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हो जाएंगे, वो भी सुखी होंगे, आप भी सुखी होंगे। इसलिए मैं पुनः ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी को धन्यवाद देते हुए और आज की युवा पीढ़ी के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए कि ईश्वर उनके अंदर की प्रतिभा को विकसित करें और वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, किसी की ओर लड़ाई दृष्टि से न देखें, अपनी प्रतिभा का प्रयोग जहां चाहे, जिधर उनकी रुचि हो उधर कर आत्मबल के साथ लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आपका हृदय से आभार और धन्यवाद सर कि आपने ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के लिए अपना समय निकाला। और वास्तव में आप जैसे लोग जो कि अपनी नौकरी में भी सेवा दे रहे हैं और सामाजिक सरोकार भी, अपनी जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे लोग हमारे समाज के लिए एक ख्याति हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। ऐसे में जब आप जैसे लोग आते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर कुछ कहते हैं, तो बातें बहुत कुछ समझने और सीखने वाली होती हैं। अतः मैं ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के मंच से पुनः अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और विषय जो आज रखा गया था, और हमें खुशी हुई कि, और आपको भी बोलने में सुविधा इसलिए भी हुई क्योंकि वो विषय आपके क्षेत्र से था। आपने कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच के साथ उस विषय को छुआ, जो कि आपको बाकियों से अलग करता है। आपने तकनीक होने के बजाय भावनात्मक रूप से उस विषय को छुआ और आपने जिस तरह की बातें बताई, आपने बिल्कुल सच जो इशारा किया, वो हमें भी समझने की जरूरत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के को भारी निवेश करने की जरूरत है माध्यमिक शिक्षा के बीच में। हम आए दिन असर और इन चीजों की प्रथम की जो असर की रिपोर्ट आती है वो सब हम देखते हैं कि किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में सर्वाधिक ड्रॉप आउट की समस्या हमें झेलनी पड़ती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। और जब आपने आत्मनिर्भरता के लिए उसकी महत्ता बताई, हम अगर स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों की भी बात करें तो माध्यमिक शिक्षा से कोलैबोरेट किए बिना सफल नहीं हो पाएगी। आपने इन चीजों को रेखांकित किया सर, आपने उन चीजों को हाईलाइट किया और हम सबको वह समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे लग रहा है कि आपकी यह, जब हम लोग इसका प्रसारण करेंगे तो जो भी लोग देखेंगे उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और जो आपकी एक आशा है कि कार्यान्वयन हो, केवल नीति न बने, कार्यान्वयन हो, तो शायद कुछ कार्यान्वयन की
शिक्षा में आप जैसे लोगों के रिमार्क्स, आप जैसे लोगों के उद्बोधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ सर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने मंच की तरफ से देना चाहता हूँ। यूं ही आपका इस समाज को मिलता रहे, इसी के साथ मैं पूरा आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।